ओके, गुड इवनिंग। स्वागत है। क्वांटाइजेशन देखा, आज का क्वांटाइजेशन उसी का कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज। मतलब हिंदी में बोल देता हूँ इसको, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करें। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद से अटेम्प्ट करेंगे। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन है। कैलकुलेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ 6C12। मतलब 6C12 के नाभिक पर कितना आवेश होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट चार्ज इफ एन एटम 1500 मोर इलेक्ट्रॉन्स। आवेश की गणना करना है, कैलकुलेट चार्ज, आवेश की गणना करना है। इफ एन एटम हैज 1500 मोर इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी परमाणु के पास 1500 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है तो उस पर आवेश की गणना करना है। आवेश की गणना कितना होगा, ठीक है ना? तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन फर्स्ट। हमारे पास फार्मूला क्या पता है? Q इक्वल टू N इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, वो सीधा हमें देखना है। वो हम यहीं से समझ जाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है, तो उस पर चार्ज प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो हम क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे। ठीक, तो इसमें पूछा क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना? इन 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब। आवेश की वैल्यू दिया है Q, पॉजिटिव चार्ज प्लस में, और E का हमें पता ही है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू कितनी है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम्ब इक्वल टू N, प्लस में है, प्लस में। ठीक, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो N कैसे निकलेगा? N क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करना है इससे, है ना? तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? 2.4 डिवाइडेड बाई 1.6। इधर है माइनस 18, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पावर 1। ठीक है ना? तो 10 पावर 1, तो टोटल हो जाएगा 24। जब हम काटेंगे तो टोटल आएगा 15 इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू कितनी? 15। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 आ रहा है, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी कि कमी होगी, मतलब डिफिशियंसी होगी या एक्सेस में होगा। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी की वजह से आ रहा है। तो आंसर में हम लिखेंगे n इक्वल टू 15, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये हमारा पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, n की वैल्यू 15। ठीक है ना? तो ये सेम क्या करना है ये तो नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा बता रहा हूं, पहला तो हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको मिटा दो ना। ओके, नोट हो गया होगा आई थिंक। Q इक्वल टू N इंटू E। कैलकुलेट चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ 6C12। तो न्यूक्लियस पे पूछना है कार्बन के, तो कार्बन के न्यूक्लियस पर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन से तो चार्ज आएगा नहीं, आएगा प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन होते हैं 6C12 में? तो जितने उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, यानी कि n की वैल्यू क्या दी है? 6। ठीक है, तो Q बराबर क्या लिखेंगे?
n की जगह पे 6 और e की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से बस मल्टीप्लाई कर लेना है। तो Q बराबर 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये हो जाएगा हमारा दूसरे का आंसर, कैलकुलेट चार्ज। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। n की वैल्यू 6 रख देना है, मल्टीप्लाई कर दिया 9.6। ठीक है, अब तीसरा, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर में। ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स के अगर हम बुकलेट उठा के देखेंगे, क्वेश्चन बैंक या गाइड वगैरह पेपर्स, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। अब इसका तीसरा चार्ज इफ एन एटम हैज 1500 मोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उस पे चार्ज क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पे चार्ज नेगेटिव आएगा। ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन से देख के पता चल रहा है। तो Q बराबर यहाँ पे लगेगा, Q की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू 1500 और E की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अधिकता है माइनस में, तो 1500। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 15 छक्के 90 हो गया, 15 को में 15 150 और 90 240, तो 24 240 एक स्थान पे 0 2.24.0 और इसको साथ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पावर इसमें से घट जाएगा तो -17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको साइंटिफिक टर्म में लिखें तो 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसका एक इधर आया तो इसमें से भी एक पावर और निकल जाएगा, ये हो जाएगा Q की वैल्यू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम्ब। इसमें से एक 10 इसमें जाके जुड़ेगा तो इसका जो पावर है 17 वो 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है ना, अब एक थोड़ा सा इससे बढ़िया क्वेश्चन है, उसको मैं करवा देता हूं। ये तो तीनों बेसिक्स हैं इसमें, ये तो आसान है। ठीक है, आई थिंक ये नोट हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन एन न्यूट्रल स्फीयर 5 into 10 to the power 21 electrons are present. अच्छा, if 10% electrons are removed, then calculate charge on sphere. मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एन न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल मतलब उदासीन स्फीयर है, उदासीन कोई बोला है, कोई वस्तु है, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऑलरेडी उसी में है। ठीक, अब उस पर चार्ज पहले ही बोला है कि न्यूट्रल है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर चार्ज नहीं होंगे, चार्ज तो होंगे लेकिन वो बोल रहा है कि न्यूट्रल है, उसमें और प्रोटॉन्स भी होंगे, और टोटल चार्ज उसके पास अभी 0 है। ठीक, इन ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल स्फीयर 5 इंटू 10 टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। यदि 10% इलेक्ट्रॉन्स 10% इलेक्ट्रॉन्स
है ना, आर रिमूव्ड, अगर निकाल दिए गए 10% उसमें से निकाल दिए गए, देन कैलकुलेट चार्ज ऑन स्फीयर। तो उसमें से हम जो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन्स जोड़ेंगे तो उसी की वजह से तो चार्ज आएगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आएगा। तो उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से जब चार्ज आएगा तो हमें एन की वैल्यू कहां से निकलेगी, इसका 10%, तो वो हो जाएगा एन। तो यहां से एन हो जाएगा 5 इंटू 10⁻21 इंटू 10%, है ना। तो 5 इंटू 10⁻21 इंटू 10/100, एक जीरो से एक जीरो, और इससे एक, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻20, एन की वैल्यू। और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू ई, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ई से, ई 1.6। यहां पे मैं माइनस नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि रिमूव किए गए हैं, हटाए गए हैं। तो हटाया जाएगा तो चार्ज क्या आएगा, प्लस में, इसीलिए 5 इंटू 10⁻20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये 5 से 1.6, 16×5 = 80, 8 हो गया, इंटू 10⁻20 और इसका पावर 1, 80। तो 80 कूलम हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो यहां से इस इतना बड़ा स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है कि आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, एन की वैल्यू निकाल पा रहे हैं कि नहीं। एन की वैल्यू आपने निकाला, आंसर आपके हाथों में, बस। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाता है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कोई भी आंसर, कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन पता है, हमें कोई भी आंसर रुकेगा नहीं, सारा का सारा निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन का लैंग्वेज हमें समझ में आना चाहिए, और जो कंसेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, बस इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम देख रहे थे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पांचवा स्टेटमेंट है, सिमिलर चार्जेस repel each other. Similar charges repel each other while dissimilar charges, dissimilar या opposite charges बोल सकते हैं, opposite charges attract each other. मतलब सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब सजातीय आवेश का मतलब प्लस प्लस से क्या करेगा, रिपेल, दो प्लस चार्ज को लेके आएंगे तो दूर जाएंगे। अगर एक प्लस है एक माइनस है मतलब विजातीय हो गए, है ना, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के पास लाएंगे तो और अट्रैक्ट होंगे। मतलब सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश या विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना। पांचवा हो गया। छठा, एक्सेलरेटेड चार्ज
रेडिएट्स एनर्जी। त्वरित आवेश ऊर्जा विकृत करती है। त्वरित आवेश ऊर्जा विकृत करती है। त्वरित आवेश का मतलब क्या है? देखिए, आवेश को हम तीन कंडीशन में रख सकते हैं। एक तो रेस्ट में हो गया, मतलब रुका है, मूव नहीं कर रहा है। और मूव करने में दो कंडीशन हो सकते हैं। पहला कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा हो, आगे जा रहा हो, बढ़ रहा हो। ठीक। और तीसरा हो सकता है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, इसकी स्पीड भी लगातार बढ़ रही हो या घट रही हो, त्वरण कर रहा हो, त्वरित हो। ठीक। तो उस कंडीशन में जो त्वरण करेगा तो वहां पे चार्ज क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। उसके आसपास क्या होंगी, एनर्जी होंगी रेडिएशन के फॉर्म में। जैसे सन रेडिएट करता है, जैसे कभी सन जो लाइट रेडिएट करता है तो वो एक करंट के फॉर्म में ही होती है वो। ठीक है ना। जो अगर हम 11 kV वाली लाइट हमारी जो जाती है, जहां से हमारे घरों में सब स्टेशन पे हमारा पावर का ट्रांसफर होता है, फिर वहां से जो आती है लाइट, ठीक है, तो बढ़ता है, तो वहां से रेडिएशन होती है उसके आसपास रेडिएशन होगी। उसको हम अगर हम टच करेंगे तो वो हमें इफेक्ट करेगा, हमें पकड़ेगा। ठीक है ना, हमें नुकसान कर सकता है। यही चीज है कि पावर अगर कम ज्यादा होता है, वोल्टेज कम ज्यादा होती है, तो उससे करंट बढ़ता है, घटता है। और करंट का बढ़ना या घटना ही हम बोलते हैं कि वो चार्ज क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज त्वरण कर रहा है। ठीक है ना। और चार्ज जब भी त्वरण करेगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा अपने चारों ओर। ठीक है ना, एनर्जी का रेडिएशन होगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, ये चीज है छठे पॉइंट में। ओके, इतना क्लियर है? ठीक। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन के तरीके। आवेशन के तरीके, जैसे किसी भी चीज को चार्ज करना हो तो हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो हमारे पास तीन तरीके हैं आवेशन के, मतलब किसी भी चीज को चार्ज करने के। तो उसमें पहला है बाई कंडक्शन, चालन द्वारा। दूसरा है बाई वेट, पहला है फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। दूसरा है बाई कंडक्शन, चालन द्वारा। और तीसरा है बाई इंडक्शन, इन इंडक्शन, इसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। अच्छा, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन, इसको पहले मैं समझा देता हूं कि इससे कैसे चार्ज करते हैं, उसके बाद एक एक मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का मतलब जैसे हम अपने पेन को या कंघी को बालों में जब रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो रगड़ने का मतलब क्या है, घर्षण। दोनों चीजें कांटेक्ट की हैं, हम उसको रगड़ रहे हैं, रखे नहीं है, टच केवल नहीं कराया, उसको रगड़े जा रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है ना। तो वहां से क्या होगा, तो दोनों
और ये घर्षण हमेशा दो चीज पे होगी। मान लीजिए इन दोनों को मैं ऐसे रगड़ रहा हूँ, तो रगड़ने पे एक पे प्लस आएगा और एक पे माइनस, ठीक। और जितना एक पे प्लस आएगा उतना ही दूसरे पे माइनस, मतलब एक वाले से इलेक्ट्रॉन जितना निकलेगा दूसरा वाला उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पे दो दो चीजें होनी चाहिए और दोनों को एक दूसरे से रगड़ना है, और रगड़ेंगे तो एक पे जितना ही प्लस आएगा दूसरे पे उतना ही माइनस, ठीक। दूसरा है कंडक्शन। कंडक्शन क्या करते हैं, कोई भी दूसरी जगह एक चार्ज हो और एक न्यूट्रल हो, तो न्यूट्रल वाला चार्ज नहीं है, न्यूट्रल वाले को चार्ज कराना है, तो जो चार्ज है उससे उसके पास लेके आइए, टच करा दीजिए। तो जब टच करा देंगे तो जो पहले वाला जो चार्ज था, जो पहले वाला चार्ज है वो अपना चार्ज दूसरे वाले पर ट्रांसफर कर देगा, मतलब दोनों का चार्ज जो है आधा आधा बट जाएगा। ये इसमें केवल टच कराना है, रगड़ना नहीं है। उसमें एक इसमें एक होना चाहिए, कंडीशन नहीं रहेगा, दोनों का चार्ज रगड़ने के बाद आएगा, ठीक। और इसमें जो कंडक्शन वाले में मान लीजिए अगर हम हमारे पास न्यूट्रल चीज है तो हमें प्लस चार्ज कराना है तो प्लस वाले से टच कराएंगे, अगर न्यूट्रल चीज है माइनस वाले माइनस चार्ज उस पे लाना है तो हम माइनस वाले से टच कराएंगे, ठीक। तो मतलब जो चार्ज करना है उसी टाइप के चार्ज वाले पदार्थ से हम उसको टच कराएंगे, तो यह है कंडक्शन। कंडक्शन में सेम चार्ज आता है, ठीक है। इंडक्शन में क्या है, इंडक्शन में टच नहीं कराया जाता है, इंडक्शन में केवल एक वस्तु है चार्ज और दूसरी है न्यूट्रल, तो एक जो चार्ज वाली है दूसरे वाले के बस पास वाला कैसे छोड़ दीजिए, ठीक, और इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं, ठीक है ना। इस प्लस है तो इस वाले पे माइनस आता है, या अगर माइनस रहेगा तो इस वाले पे प्लस आएगा, ठीक है ना। तो ये है एक मोटा मोटा हमने समझ लिया है, अब उसका प्रोसेस देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें पहला हेडिंग डालेंगे बाई फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा, ठीक है। इसमें लिखेंगे एक पदार्थ को पदार्थ से रगड़ने पर, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर पहले पदार्थ से या दूसरे पदार्थ से, मतलब किसी एक पदार्थ से दूसरे वाले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ठीक है। बाय रबिंग वन बॉडी टू अदर बॉडी, वन बॉडी ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर बॉडी, ठीक। जैसे इसमें एक फिगर, जैसे क्या हुआ, अगर ये दो बॉडी है तो रगड़ेंगे तो ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे रगड़ेंगे इसको, तो इस पे अगर इस पे प्लस आता है तो इस पे माइनस आएगा, ठीक है ना। अगर इस पे प्लस चार्ज आ गया तो जितना चार्ज इस पे रहेगा प्लस में, मतलब चार अगर दिख रहा है तो यहाँ दूसरे वाले पे उतना ही चार्ज यहाँ पे माइनस होगा, सेम चार्ज। तो ये रगड़ने में है, दोनों न्यूट्रल थे और यहाँ पे दोनों ऑपोजिट चार्ज हो जाएंगे, ठीक। तो ये है हमारा फ्रिक्शन का। तो इसमें नोट में लिखेंगे, एक नोट में, by friction one gets positive charge and in same quantity other gets negative charge. By friction one gets positive charge and in same quantity other gets negative charge. घर्षण द्वारा एक पदार्थ धन आवेशित होता है और उसी मात्रा में दूसरा पदार्थ ऋण आवेशित होता है, ठीक है ना। घर्षण द्वारा एक पदार्थ धन आवेशित होता है
और उसी मात्रा में दूसरा पदार्थ ऋण आवेशित होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन का। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? बाई कंडक्शन। चालन द्वारा। इसमें लिखेंगे दो पदार्थों को जब स्पर्श कराया जाता है, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको सही करेंगे। दो पदार्थों में से जब एक पदार्थ आवेशित हो और दूसरा उदासीन हो, दो पदार्थों में से जब एक पदार्थ आवेशित हो और दूसरा पदार्थ उदासीन हो, और जब उन दोनों को स्पर्श कराया जाता है तो उदासीन पदार्थ भी पहले पदार्थ के की तरह आवेशित हो जाता है। इसे चालन कहते हैं, बाई कंडक्शन। ठीक, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाई कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। जैसे इसमें देखिए होगा क्या, जैसे अगर ये प्लस चार्ज है, ठीक है ना, ये है चार्ज्ड, आवेशित है। ये दूसरा क्या है? न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक, जब मैं इसको लेके आऊंगा, टच कराऊंगा यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक, जब मैं टच कराऊंगा तो होगा क्या? तो जब टच कराने पे ये टोटल प्लस है, एक दो तीन चार पाँच छः, तो प्लस है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कितना देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और उतना देगा कि इसके पास जितना चार्ज है इसके पास भी उतना चार्ज हो जाए। तो इसके पास 6 चार्ज हैं, तो ये अगर 3 दे दे, 3, तो इसके पास भी 3 चार्ज हो जाएंगे, इसके पास भी 3 चार्ज हो जाएंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के इसको दे देगा। जब 3 उसको उठा के दे देगा तो इस पे भी 3 प्लस और इस पे भी 3 प्लस चार्ज आ जाएंगे। ठीक है ना? तो मतलब इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफर हो रहा है इसमें। और किया क्या गया है? बाई टचिंग, केवल उसको लाके बस टच करा दो, रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आके टच करा देना है और कोई कुछ नहीं करना है, अपने आप ही ये सारा कुछ हो जाएगा। 6 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर यहाँ पे 12 होता तो 6 इलेक्ट्रॉन दे देता, या अगर 10 होता तो 5 इलेक्ट्रॉन दे देता। मतलब दोनों पे टच कराने के बाद जब हम इसको हटाएंगे तो जितना टोटल चार्ज रहेगा इस पे, आधा आधा दोनों पे हो जाएगा। मतलब अगर इस पे शुरू में चार्ज 10 है, 10 है, तो टच करा के जब हटाएंगे तो इस पे भी 5 हो जाएगा, इस पे भी 5। अगर 6 है तो इस पे भी 3 और इस पे भी 3 टच करा के हटाने के बाद। मतलब कंडक्शन की ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। टच करा के हम हटा देंगे, मान लीजिए इस पे 10 कूलम चार्ज है या 20 कूलम चार्ज है, इससे टच करा लिया हमने, तो 10 कूलम इस पे हो जाएगा, 10 कूलम इस पे हो जाएगा, मतलब आधा आधा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये है हमारा कंडक्शन। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।
तीसरा क्या है, बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा। कहीं कहीं बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मतलब वैद्युत स्थैतिकी, वैद्युत स्थैतिक प्रेरण। चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं तो उसमें जो इंडक्शन यूज किया गया है वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है तो मैग्नेट वाले में करंट वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक, तो अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। ठीक, इसमें नोट करेंगे, इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है। यदि किसी आवेशित पदार्थ को, यदि किसी आवेशित पदार्थ को उदासीन पदार्थ के समीप लाया जाता है तो, मैं लिख ही देता हूं, यदि किसी आवेशित पदार्थ को किसी उदासीन पदार्थ के समीप लाया जाता है तो आवेशित पदार्थ उदासीन पदार्थ में उपस्थित विपरीत आवेश को आकर्षित तथा समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके कारण उदासीन पदार्थ के एक तरफ धन आवेश तथा एक तरफ ऋण आवेश आ जाता है। उदासीन पदार्थ के एक तरफ धन आवेश तथा एक तरफ ऋण आवेश आ जाता है। इसे वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यह है स्टेटमेंट। अभी इसका पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूँ फिगर बना के, जैसे कंडक्शन का समझाया था। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मजा है। ठीक, इंग्लिश वाले नोट करेंगे। इफ ए चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल बॉडी, if a charged body is brought near a neutral body, the charged body will attract opposite charge. The charged body will attract opposite charge and repel similar charge present in the neutral body. Similar charge present in the neutral body. As a result of this, one side of the neutral body becomes negative. As a result of this, one side of neutral body is negative while the other is positive. This process is called electrostatic induction. ठीक है, अब समझते हैं इसका पूरा प्रोसेस, स्टेप। ठीक, ये ऐसा क्यों होता है जो हमने लिखा है, एक बार और मैं पढ़ देता हूं पूरा। यदि किसी आवेशित पदार्थ को किसी उदासीन पदार्थ के समीप लाया जाता है तो आवेशित पदार्थ उदासीन पदार्थ में उपस्थित विपरीत आवेश
को आकर्षित तथा समान आवेश को प्रतिकर्षित करता है, जिसके कारण उदासीन पदार्थ के एक तरफ ऋण आवेश और एक तरफ धन आवेश आ जाता है। ठीक है ना, इसे वैद्युत प्रेरण कहते हैं। अच्छा, वैद्युत प्रेरण तो हो गया, स्टेटमेंट तो हम देख लिए हैं। अब स्टेटमेंट का पूरा मतलब समझते हैं स्टेप स्टेप में। स्टेप देखते हैं इसका। ओके, चलिए, ये मान लीजिए कोई रॉड हो गया जो चार्ज है प्लस, और ये कोई न्यूट्रल बॉडी हो गई। ठीक है ना, ये है चार्ज्ड बॉडी, आवेशित वस्तु, और ये अनचार्ज्ड न्यूट्रल वस्तु, न्यूट्रल उदासीन बॉडी, उदासीन वस्तु। ठीक, ये स्टेप 1। क्या किया है, रॉड है प्लस चार्ज और ये है न्यूट्रल, तो इसको लेके आ गया है बस इसके पास में, टच नहीं कराया गया है, पास में लेके आ गया है। ठीक है, तो होगा क्या, अब ये प्लस है तो ये प्लस है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्लस वाले इलेक्ट्रॉन से इसके अट्रैक्ट करेगा। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसके तो जितने चार्ज हैं इसके पास उतने तो रहेंगे ही, और जो ये वाला है इसके साथ क्या होगा, इसके पास इधर इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे क्योंकि ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब उसमें से बाहर तो निकाल नहीं सकता है, बस अट्रैक्ट ही कर सकता है। तो अट्रैक्ट कितना करेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कहां तक है, जहां तक कि इसके इसकी बाउंड्री है, तो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसी पे बाहर मतलब उसके सरफेस पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये माइनस चार्ज क्योंकि प्लस है यहाँ पे, ये अट्रैक्ट करेगा, और दूसरे साइड प्लस। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 2। ठीक है, फिर अब स्टेप नंबर 2, तीसरे स्टेप में, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जब ये प्लस हो गया तो हमें ये पूरा, तो अभी अभी भी देखें तो ये पूरा न्यूट्रल है, पूरा न्यूट्रल है क्योंकि जितना चार्ज इस पे माइनस है उतना ही प्लस है, लेकिन हमें इसको न्यूट्रल तो बनाना नहीं है, इसको हमें बनाना है, चार्ज करना है, इसको आवेशित करनी है। तो हम इसको क्या करेंगे, अर्थिंग। तो अर्थिंग का सिंबल होता है ये, जो घरों में अर्थिंग की जाती है। ठीक, तो अर्थिंग हम जो दूसरा वाला टर्मिनल है, दूसरे साइड वाला, उसको करेंगे। इधर इधर वाला अर्थिंग नहीं करना है, इधर वाला करना है, क्योंकि हमें माइनस चार्ज इस पे लाना है और ये प्लस चार्ज है, तो इसको करना है। तो यहां से ये हो गया, अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग से होगा क्या, तो अर्थिंग से यहाँ पे, यहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे। ठीक, और इलेक्ट्रॉन उतने निकलेंगे जितने कि जब तक ये वाला साइड पूरा न्यूट्रल ना हो जाए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 1 2 3 4, मतलब जितने इसकी जरूरत होगी, और इस वाले साइड को पूरा क्या कर देंगे, न्यूट्रल, है ना। तो अगले स्टेप में ये पूरा प्लस है, 1 2 3 4 जितने चार्ज, और ये पूरा हो गया न्यूट्रल। ठीक, और यहां से हम क्या कर लेंगे, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये निकल गया प्लस चार्ज, ये वाला साइड न्यूट्रल हो गया, तो इधर केवल माइनस बच गया। और ये माइनस जब तक हम इस रॉड को इसके साथ रखेंगे तो ये माइनस इस साइड ही रहेगा। तो ये स्टेप नंबर 3, अर्थिंग का काम खत्म हो गया, तो अर्थिंग हमने निकाल लिया। अगले स्टेप में अब इसका भी काम खत्म, क्योंकि ये चार्ज हो चुका है, तो इसको हटा लेंगे। तो इसको हटा लेंगे तो क्या होगा अगले स्टेप में, ये जो हमारी बॉडी है ये पूरी तरह से उस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसको हटा लेंगे, यहाँ पे था तो ये अट्रैक्शन में था इसलिए ये इस साइड था, लेकिन अब ये हटा लिया गया है, और जब ये हटा लिया गया है तो ये पूरा चार्ज, ये जो जितने भी हैं पूरे इसके सरफेस पे फैल जाएंगे, और ये हमारा चार्ज्ड बॉडी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है पूरा इंडक्शन का प्रोसेस। ठीक,
तो हमने क्या देखा, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। अगर कोई पूछे कि अगर हमें, हमारे पास एक धनावेशित चीज है, धनावेशित पदार्थ है, और हमें उसको धन आवेश, दूसरे पदार्थ को, किसी दूसरे पदार्थ को हमें धन आवेशित करना है, तो हम कंडक्शन लगाएंगे, इंडक्शन। तो धन आवेशित से धन आवेशित बनाना है तो कंडक्शन, लेकिन धन आवेशित से अगर ऋण आवेशित बनाना है तो इंडक्शन। तो ये समझ में आ रहा है, इंडक्शन से चार्ज क्या आता है, ऑपोजिट आता है, और कंडक्शन से चार्ज सेम आता है। ठीक, चार्ज सेम आता है और आधा आधा हो जाता है, लेकिन इंडक्शन में हमेशा जितना इसके पास चार्ज है, इसके पास हमेशा चार्ज उससे कम आता है। ये हमेशा याद रखना है। मैक्सिमम बराबर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम मेटल के केस में बराबर होता है। ठीक, उसका भी रीजन है। वो रीजन जैसे धीमे धीमे आगे पढ़ेंगे हमारा क्लियर होता जाएगा वो सारी चीजें। ठीक, लेकिन कंडक्शन में तो अगर हमने इसको टच करा दिया तो जितना इसके पास 6 चार्ज है 3 इस पे भी आ जाएगा, लेकिन हम टच नहीं करा रहे हैं, जितना इसके पास चार्ज है उतना उससे कम चार्ज आएगा इस पे, और वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीनों क्लियर हो गया, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक, ओके। चलिए, ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, परमिटिविटी हो गया, वैद्युतशीलता हो गया, तो कल स्टार्ट करेंगे। तब तक कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम क्वांटाइजेशन पे बेस्ड। ठीक, क्वेश्चन है, कैन ए बॉडी, इसका 5वां सवाल है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज A 0.32 into 10 to the power minus 18 coulomb, B 0.64 into 10 to the power minus 20 coulomb। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा क्या है, दो चार्ज दिए गए हैं, 0.32 into 10 to power minus 18 coulomb एंड 0.64 into 10 to power minus 20 coulomb, और इन दोनों चार्जों से पूछ रहा है कि अगर ये चार्ज क्या किसी वस्तु के पास हो सकते हैं क्या। मतलब एक बार और कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु के पास पूछा गया है, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज दिस दिस, मतलब क्या किसी वस्तु के पास इतना चार्ज या इतना चार्ज हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये हमें पता करने का हमारे पास तरीका क्या है, हम चेक करेंगे Q बराबर एन ई से। अगर हमें पता है n हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज इंटीजर, है ना, पूर्ण गुणक, पूर्ण गुणक के फॉर्म में आ रही है, इसका मतलब सही है, करेक्ट है। अगर n की वैल्यू इसके फॉर्म में नहीं आ रही है तो इसका मतलब सही नहीं है। वेट, ठीक है ना, ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं पहला वाला, Q बराबर एन ई से। तो Q की वैल्यू कितनी है, 0.32 into 10 to the power minus 18 कूलम इक्वल टू n into E 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। n बराबर 0.32 1.6 into 10 to the power minus 19। अच्छा, जब इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा,
0.2, क्योंकि इसमें इससे गुणा करेंगे तो इतना आएगा कि नहीं, तो 0.2, और ये 10⁻19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻+18, और +18 हो गया तो यहाँ से 10 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस। क्यों? क्योंकि n यहाँ पे इंटीजर आ चुका है, और जब ये इंटीजर आ चुका है तो इसका आंसर एस होगा। कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज दिस एंड दिस, तो ये वाला तो होगा, ये वाला तो रखेगा, लेकिन ये वाला चेक कर लेते हैं इसको भी। ठीक, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, वैल्यू बस पुट कर देनी है। 0.64 है डी वाला, और यहाँ पे -20 है। 0.64, यहाँ पे कितना है, -20 है। तो इससे इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 0.4, है ना। और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻20 है, और ये जाएगा तो +19, 10⁻−1, मतलब कितना हो जाएगा? 0.04। तो ये तो इंटीजर तो है नहीं, और जब ये इंटीजर नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9। मतलब कोई भी वस्तु इतना चार्ज नहीं रख सकती है। ये वाला तो रख सकती है, लेकिन ये वाला नहीं रख सकती। ठीक है ना, इतना क्लियर? क्वेश्चन के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे आज। डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन 75 kg इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्वेश्चन पूछा है? अगर 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है, 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन, तो बताइए आपके पास कितना चार्ज है। क्वेश्चन ये पूछा है, तो मतलब चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज तो Q बराबर Na से निकलेगा। नंबर, फिर नंबर पता होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे नंबर तो दे नहीं रहा है, यहाँ पे दे रहा है 75 kg, तो 75 kg में हमें निकालना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, फिर वहां से हम जाके चार्ज की वैल्यू निकाल पाएंगे। डिटरमाइन टोटल चार्ज ऑन 75 kg इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 75 किलो इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे। ठीक है, देखते हैं कितने होंगे। अच्छा, वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। अच्छा, मतलब इन 1 kg नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू मतलब 1 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 1 किलोग्राम में? तो इसको मैं डिवाइड कर लूं इससे, 1 डिवाइडेड बाई 9.1 10⁻31, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 9.1, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक, तो 1 kg में तो पूछा नहीं है, ये पूछा है 75 kg में। तो इन 75 kg इन 75 kg इक्वल टू, तो इसमें 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 10⁻31 9.1 इंटू 75। ठीक, अब n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, और जब n आ गया है तो हम
Q की वैल्यू चार्ज हम निकाल सकते हैं, तो Q बराबर N इंटू ई, तो N ये वह है पूरा टोटल, तो 31, 9.1, 75, 1.6 10 to the power minus 19। ठीक है, बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है, जितना आंसर आएगा वो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल चार्ज कूलाम्ब में, कूलाम्ब। ठीक ठीक है, सबसे पहले पावर वाला देख लेते हैं उसके बाद से। तो ये 10^31 है माइनस 19, तो 10 टू द पावर Q बराबर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। अच्छा 75 में 16 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 16 पच्चे 80, 0 8 बच गया, 16 सत्ते 112, 8 एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, नीचे है कितना 9.1। ठीक, मतलब आप 91 से 1200 में भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, एक बार में 91 हो गया, यहाँ पे 9 बच गया, 9 बच गया, 29 हो गया, फिर 290 तीन बार में जाएगा, 273 हो गया, यहाँ पे 7 बच गया, 17 दशमलव बढ़ गया, 0 हो गया, 2 बार में जाएगा, तो लेके जाइए 2 बार में, तो 13.2 हो गया, तो हमारा फाइनल कितना हो जाएगा 13.2 को 10 टू द पावर 12 या 1.32 इंटू 10 टू द पावर 30 कूलाम्ब, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, 1.32 इंटू 10 टू द पावर 13 कूलाम्ब। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के क्वेश्चंस, चार्ज कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। ठीक, और आज हमने क्या पढ़ा, आवेशन के तरीके कौन कौन से, फ्रिक्शन से मतलब घर्षण से, चालन से और प्रेरण से, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेश के जो गुण हैं वो हमने कंप्लीट किए। कल वैद्युतशीलता वगैरह देखा जाएगा और कूलाम्ब का नियम। कल का जो लेक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, और आगे के लिए भी काफी वो जरूरत वाली चीजें होंगी उसमें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का। ठीक है ना, और उसके उस पे इतने क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे तो जितने भी बनेंगे सब एक नंबर मैक्सिमम दो के बन सकते हैं। ठीक है, और जो आगे है न्यूमेरिकल्स उससे बनते हैं, उससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर समझ में आया होगा, अगर इंटरनेट का इंटरप्शन नहीं रहा होगा तो अच्छा लेक्चर गया है। ठीक, मैंने थोड़ा सा फॉन्ट का साइड भी बड़ा किया है तो दिख भी अच्छा रहा होगा। ठीक है ना, ओके, तो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।